हेलो गाइस, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मनीष गुप्ता और आप देख रहे हैं बीएससीजी लेक्चर्स। तो आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, अपने घर पे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, पिछली बार हमने टॉपिक पढ़ा था बैक्टीरिया बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, तो वो हमारा फर्स्ट पार्ट था। और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो गाइस, हमने उसके बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, किस टाइप के रिप्रोडक्शन करता है ना। सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने क्या कहते हैं, किस प्रकार से उसमें फॉर्मेशन होता है, किसका एंडोस्पोर का एक्सोस्पोर का फॉर्मेशन होता है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर तरीके से किस तरीके से बैक्टीरिया जो है इस तरीके से है ना बाइनरी फिजन करती है, बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी चीजें जो थी हमने पढ़ ली थी, अच्छे से पढ़ ली थी। जिन्होंने इस वाले टॉपिक को नहीं पढ़ा तो वो हमारे इसके प्लेलिस्ट में जाके देन फर्स्ट पार्ट को सर्च कर सकते हैं। ठीक है गाइज, चैनल पे जाके फर्स्ट पार्ट को सर्च करिए और देन डालिएगा बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन पार्ट 1 करके डालिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है गाइज, तो देखिए गाइज, अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला था, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, तो ये हमें सबसे पहले जानना जरूरी है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन का मतलब तो आप समझ लिए, कोई भी चीज कंबाइन होना। क्या होना? कोई भी चीज वापस से कंबाइन होना। और कौन कंबाइन हो? तो जेनेटिक्स का, जेनेटिक यानी जीनोम का। क्या? जीनोम का कंबाइन होना आपस में क्या कहलाता है? जीनोम इज कंबाइनिंग, क्या कहलाएगा? जीनोम का कंबाइन होना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है गाइस, तो देखिए क्या है यहाँ पे लिखा है, द एबिलिटी टू एक्सचेंज जीन विद इन अ पॉपुलेशन इज अ नियरली यूनिवर्सल एट्रीब्यूट ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो देखिए ये एक प्रकार का क्या है, रिकॉम्बिनेशन है, जीन्स का रिकॉम्बिनेशन है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एक एबिलिटी होती है क्या, जीन के एक्सचेंज का, जो कि किसी पॉपुलेशन में यानी बैक्टीरिया के पॉपुलेशन में होती है, जो कि यूनिवर्सल एट्रीब्यूट है यूक्रेट द्वारा में तो होता ही, यूक्रेट्स में तो होता ही है, जीन का एक्सचेंज होता ही है। लेकिन ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में किस तरीके से होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट्स टू फॉर्म अ डाइप्लॉइड जाइगोट। हाँ, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, बैक्टीरिया को अभी हम साइड में रखते हैं, हम यूकैरियोट्स की बात करें, तो क्या है कि फ्यूजन जो होता है दो हैप्लॉइड सेल में, ये दो हैप्लॉइड गैमेट में, तो क्या फॉर्म करता है? डाइप्लॉइड जाइगोट, है ना। दो हैप्लॉइड आपका स्पर्म होता है एंड देन ओवा होता है, देन उसके बाद क्या होता है, ये दोनों एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। एंड देन जब फॉर्म होता है क्या, आपका जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट जो फॉर्म होता है तो वो क्या बनाता है? आपका 2n बनाता है, यानी कह सकते हैं हम इसको डाइप्लॉइड गैमेट बनाता है। ठीक है, गैमेट क्या होता है आपको, सॉरी गैमेट नहीं, डाइप्लॉइड सेल बनाता है। तो जाइगोट आपका डाइप्लॉइड सेल होता है। तो ये क्या होता है? फ्यूजन होता है सेल्स का। तो इसमें भी क्या होता है? जीन्स का रिकॉम्बिनेशन होता है ना। क्या कहते हैं, जीन्स का रिकॉम्बिनेशन होता है, फीमेल द्वारा स्पर्म होता है एंड फीमेल द्वारा ओवा होता है। देन इन दोनों के जीन आपस में क्या होते हैं? रिकम्बाइन होते हैं। तो ये तो बात हुई यूकैरियोट्स की, बात हुई, क्या हुई? यूकैरियोट्स की बात हुई। अब देखिए क्या है, होल सेगमेंट्स ऑफ जीन्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स आर एक्सचेंज। ठीक है, तो क्या होते हैं? होल ऑफ सेगमेंट जो होता है, होल सेगमेंट होता है किसका सेगमेंट? एक सेगमेंट आपका फीमेल का मान लीजिए, एक सेगमेंट आपका मेल का मान लीजिए। मेल और फीमेल का जो सेगमेंट, जो जीन्स होते हैं आपस में क्या कहते हैं, ये कंबाइन होते हैं एंड देन जो पेरेंट्स जो आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो क्या है? होल सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। तो ये बात हुई यूकैरियोट्स की बात करिए। अगर हम बात करें इन प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? हाउएवर सच इवेंट्स ऑलमोस्ट नेवर अकोर। मतलब इस तरह का जो इवेंट होता है ना, गैमेट फॉर्मेशन का एंड देन फ्यूजन ऑफ गैमेट वाला जो सिस्टम होता है, ये आपको प्रोकैरियोटिक में आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको नहीं दिखेगा गाइज, ये जो चीजें आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है फिर, तो द मॉलिक्यूलर डिटेल्स ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन prokaryotic revealed that only a small portion segment of the genome from one cell, the donor, and is transferred to another cell is the recipient. देखिए क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर डिटेल होता है, मॉलिक्यूलर डिटेल आपको मालूम ही होगा कि जीन्स में क्या होता है, आपके मॉलिक्यूलर डिटेल्स होते हैं, किस तरीके से सेल बाद में जब अपने आप को ऑर्गेनाइज करे, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, तो सारी डिटेल किसमें कोडेड होती है?
तो आपके जेनेटिक मटेरियल में कोडेड होता है, जीनोम में कोडेड होता है, ठीक है, इसमें सारी डिटेल्स होती हैं। तो जेनेटिक एक्सचेंज जो होता है किसमें होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है में जब होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक असेक्सुअल के बारे में हमने पढ़े, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स रिवील करता है दैट ओनली ए स्मॉल पोर्शन, एक मतलब पूरा कहें पूरा जीनोम नहीं कह सकते हम, लेकिन एक स्मॉल पोर्शन यानी सेगमेंटेड जोन को वो क्या करता है शेयर करता है या रिवील करता है। देखिए क्या है, द जीनोम फ्रॉम वन सेल, एक सेल यानी जो सेल जिसके पास जो होता है जीन, जो मतलब दान करता है या कहें डोनर होता है, क्या होता है, डोनर होता है, जो क्या करता है गिव करता है, छोड़ता है, गिव करता है, वो क्या कहलाता है, आपका डोनर कहलाता है। और जिसके पास वो जीनोम या जेनेटिक मटेरियल पहुंचता है, ट्रांसफर्ड होता है एक सेल से दूसरे सेल पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेसिपेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिपिएंट कहते हैं, है ना, रेसिपिएंट। याद रखिएगा, रेसिपिएंट होते हैं जो कि गेन करता है ना, गिव एंड गेन, हाँ, जो गेन करता है, प्राप्त करता है, वो क्या कहता है, रेसिपिएंट होता है। तो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ सेगमेंट होता है किसका, जेनेटिक जीन्स का होता है, जीनोम का होता है, जो कि डोनर के थ्रू रेसिपिएंट को ट्रांसफर किया जाता है। तो क्या है रिजल्ट, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एन इनकम्प्लीट जाइगोट, फॉर्मेशन इनकम्प्लीट जाइगोट। तो देखिए क्या होता है, ऐसा जो फॉर्मेशन होता है ना, एक तरीके से इनकम्प्लीट जाइगोट बनाता है ना, इनकम्प्लीट जाइगोट होगा। तो देखिए क्या है, टर्म्ड एज, इसको क्या कहते हैं, मीरोजाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, मीरोजाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, मीरोजाइगोट कहते हैं। मीरोजाइगोट क्या होता है, a merozygote contains the complete genetic complement of the recipient। जो मीरोजाइगोट होता है आपका कंप्लीट जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट किसका करता है, रेसिपिएंट का, जिसके पास गेन करता है, जो गेन करता है उसका सारा का सारा करेक्टर आपको मिलेगा, है ना, सारा कॉम्प्लीमेंट आप मिलेगा। बट विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, बहुत ही कम एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें कि ओनली अ पोर्शन ऑफ जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डोनर, हाँ, कि जो डोनर का आपको कॉम्प्लीमेंट आपको वहां पे मिल जाए, ठीक है, तो बहुत कम होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोजिनोट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोजिनोट कहते हैं। याद रखिएगा इन बातों को, बिल्कुल अच्छे से हमने इसे समझा। देखिए क्या है, मोर एवर is known case of genetic exchange among prokaryotes and obligatory step of the organism life cycle। अगर हम बात करें जेनेटिक एक्सचेंज की बात करें किन में, जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स का मतलब ही बैक्टीरिया, हाँ, कि बैक्टीरियल। तो देखिए क्या है, एन ऑब्लिगेटरी स्टेप होता है, क्या एक बहुत ही ज्यादा जरूरी स्टेप होता है किसमें, एक ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल में, है ना। अगर लाइफ साइकिल जो चलता है, बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल चलता है, तो वो इसमें जो ये जेनेटिक एक्सचेंज वाला जो प्रोसेस है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस है, वो एक तरीके से क्या है, ऑब्लिगेटरी स्टेप होता है, रेदर इट इज एन ओकेजनल प्रोसेस। ये क्या होता है, एक तरीके से ओकेजनल प्रोसेस भी होता है। देखिए 3 टाइप्स के मैकेनिज्म होते हैं जिसमें जेनेटिक एक्सचेंज होता है ना, 3 मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक एक्सचेंजेस इन बैक्टीरिया आर। तो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए ये होता है, पहला हमारा कंजुगेशन मिलेगा, दूसरा ट्रांसडक्शन मिलेगा, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। ये 3 प्रकार के हमारे क्या हो जाएंगे, 3 प्रकार के क्या हो जाएंगे, जेनेटिक एक्सचेंज होंगे, ठीक है। अब देखिए कंजुगेशन, अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कंजुगेशन के बारे में, कि कंजुगेशन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो देखिए क्या है, ड्यूरिंग कंजुगेशन जेनेटिक एक्सचेंज अकर बिटवीन सेल्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर बाय अ प्रोसेस। जो कंजुगेशन है, कंजुगेशन में जो जेनेटिक एक्सचेंज अकोर होता है वो किस में होता है, 2 सेल के बिटवीन होता है, मतलब एक कांटेक्ट होना चाहिए उनके बीच में, क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए आपस में, तभी ये पॉसिबल है। प्रीडोमिनेंटली एनकोडेड बाय द प्लाज्मिड बॉन्ड जीन्स। और ये किसके द्वारा डोमिनेट किया जाता है, शुरुआत में किनके द्वारा डोमिनेट किया जाता है, तो प्लाज्मिड बॉन्ड, प्लाज्मिड बॉन्ड डीएनए द्वारा, ठीक है, प्लाज्मिड बॉन्ड डीएनए द्वारा किया जाता है। या जीन्स की बात करें, जीन्स कहें या डीएनए कहें, तो देखिए क्या है, प्लाज्मिड यूजुअली ओनली द प्लाज्मिड इटसेल्फ दिस प्रोसेस इज ट्रांसफर फ्रॉम द डोनर टू रेसिपिएंट। तो यूजुअली क्या होता है कि प्लाज्मिड जो है खुद से ही, इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली कहें या खुद से ही, वो क्या कहता है, डोनर से रेसिपिएंट में ट्रांसफर होता है, डोनर से रेसिपिएंट में ट्रांसफर होता है, इसमें कोई शक नहीं, है ना। ओकेजनली क्रोमोसोमल जीन्स आर आल्सो ट्रांसफर्ड, है ना। ओकेजनली यानी कभी कभी हम देखने को मिलता है कि क्रोमोसोमल जीन भी ट्रांसफर होता है, लेकिन मोस्टली हम क्या देखते हैं, प्लाज्मिड भी एक प्रकार का डीएनए होता है, जेनेटिक मेटेरियल होता है, लेकिन वो क्रोमोसोम का पार्ट नहीं होता, ठीक है।
क्रोमोसोम का पार्ट नहीं, एक छोटा सा डीएनए होता है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो देखिए इसको अभी और डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इनका। अब देखिए क्या है, ट्रांसडक्शन की बात करें, ट्रांसडक्शन अगर बात करें, इन द केस ऑफ ट्रांसडक्शन, जब ट्रांसडक्शन अकोर होता है या फिर होने वाला होता है, तो देखिए क्या होता है, डीएनए इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोकैरियोट सेल्स टू अनदर सेल एज consequence ऑफ रेयर formation and aberrant phase wherein in which sum of all normal complement of DNA is replaced by क्या कहते हैं, बैक्टीरियल डीएनए, डोनर डीएनए। ठीक है, देखिए क्या होता है, हम ट्रांसडक्शन की बात करें तो डीएनए किस तरीके से ट्रांसफर होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल से अनदर प्रोकैरियोटिक सेल में। तो एक तरीके का रेयर फॉर्मेशन होता है, क्या है कि एक फेज का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एक फेज होता है। फेज क्या होता है आपका, तो फेज अब तो होता है बैक्टीरियो फेज होता है ना, इस तरीके से बैक्टीरियो फेज होता है, इस तरीके से, है ना। तो बैक्टीरियो फेज होता है, वो क्या करता है, वो जेनेटिक मटेरियल को एक्सक्यूज मी, तो क्या करता है, वो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है किससे, डोनर से। वो क्या करता है, डोनर से जो होता है जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, एंड देन वो जाके रेसिपेंट में, ये हो गया आपका डोनर और ये हो गया रेसिपिएंट, हो गया, है ना। तो रेसिपिएंट में जाके वो जेनेटिक्स को, या मैं बोलूँ प्लाज्मिड को, वो क्या कहता है, कैरी करके इसमें जाके इंजेक्ट कर देता है एक तरीके से ना, पेनिट्रेट कर देता है, देन इसमें डाल देता है इस तरीके से, हाँ, इसमें जाके, और ये जाके यहाँ के क्रोमोसोम्स के साथ कंबाइन हो जाता है ना। क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। तो ये क्या है, aberrant virion in some in all its normal complement of DNA is replaced by bacterial DNA, और जो बैक्टीरियल डीएनए को क्या होता है, उसे रिप्लेस कर देता है। ठीक है, when such a phase virion attaches and introduce this DNA, जब वो क्या करता है, अटैच होता है किससे, रेसिपिएंट से अटैच होता है, तो वो इंट्रोड्यूस कराता है किससे, डीएनए से इंट्रोड्यूस कराता है अनदर बैक्टीरियल सेल को, जेनेटिक एक्सचेंज इज अफेक्टेड, और वहाँ क्या हो जाता है, जेनेटिक एक्सचेंज क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, यानी जेनेटिक एक्सचेंज हो जाता है। बात आ गई यहाँ पे, आपको क्लियर हो गई ये बात। डोनर सेल से क्या करता है, बैक्टीरिया क्या करता है, रिप्लेस करता है डीएनए को, है ना, ये जो आपका वायरस है, और देन उसके बाद बैक्टीरियोफेज जाके उसमें क्या कहता है, इंट्रोड्यूस कराता है किसे, बैक्टीरियल सेल को, रेसिपिएंट को इंट्रोड्यूस कराता है। तो ये एक ट्रांसडक्शन प्रोसेस है जिसमें कि जेनेटिक्स का क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अगला देखिए, पहले वाले में प्लाज्मिड के फॉर्म में होता है, इसमें क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसके है, यहाँ पे डीएनए जो होता है किनके द्वारा, वेरियन द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक्सचेंज किया जाता है। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इन ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेल्स इनटू सराउंडिंग मीडियम। जो डीएनए का जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है, सराउंडिंग मीडियम से ट्रांसफर होता है। क्या होता है, सेल्स इनटू द सराउंडिंग मीडियम। और क्या लिखा है, एंड द रेसिपिएंट सेल इनकॉर्पोरेट इट देमसेल्व्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। और रेसिपिएंट सेल क्या होता है, उसे इनकॉर्पोरेट करता है, देन उसके बाद देमसेल्व्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, एंड देन सॉल्यूशन में जाके मिल जाता है। देखिए ये एक तरीके से सराउंडिंग मीडियम कुछ होना चाहिए, देन उसके बाद वो क्या करता है, जेनेटिक मेटेरियल या डीएनए को ट्रांसफर कर पाता है ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। इसको हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो चलिए फिर से एक बार हम कंजुगेशन को एक बार ध्यान से बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक मेटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम इज transferred to and recombined with that another when they are contact with each other is called conjugation। क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जेनेटिक मैटर एक बैक्टीरिया से ट्रांसफॉर्म होता है या रिकम्बाइन होता है किससे, अनदर बैक्टीरिया में, एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। और क्या होना चाहिए, उनके बीच में कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ठीक है, देन कॉन्टैक्ट होगा तभी तो वो ट्रांसफर कर पाएंगे, है ना। इस तरीके से कॉन्टैक्ट होना चाहिए उनके बीच में, यहाँ से निकल के जेनेटिक मैटेरियल इधर पहुंच जाए, है ना। इस तरीके से एक चीज बनना चाहिए, फिर उसके बाद ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो कांटेक्ट होना जरूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन में मीडियम चाहिए होता है। अब देखिए क्या है, इन दिस प्रोसेस वन सेल एक्ट्स एज अ डोनर एंड अदर एज अ रेसिपिएंट्स। मैंने बता दिया जैसे कि डोनर जो होता है, एक सेल क्या होता है, वो डोनर की तरह रिएक्ट करता है, जो कि जिसे दान करना होता है, गिव करना होता है, एंड देन रेसिपिएंट जो है उसे गेन करना होता है। ठीक है, एंड रिकॉम्बिनेंट्स कुड बी स्कोर्ड इन द रेसिपिएंट सेल्स। जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं क्या होता है, कुड बी स्कोर्ड बाय द रेसिपिएंट सेल। रेसिपिएंट सेल द्वारा क्या होता है, स्कोर किया जाता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल जो उसके अंदर ट्रांसफर होता है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू मैं दिखाता हूँ आपको, पिक्चर के थ्रू। ये आपका क्या है, ये वाला प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, कंजुगेशन। क्या कहलाता है,
कंजुगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये देखिए ये डायरेक्ट ये बिना मीडियम में किसी भी ऐसे करके ट्रांसफर होता है। इसके बीच में एक वो बनता है, एक गली सी बनती है ना, एक पाइप जैसी बनती है, देन उसके बाद ही ये जा पाता है। तो देखिए क्या है, ये डोनर है, डोनर के पास ये वाला जो सेल है ये प्लाज्मिड है। क्या है? प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड को ट्रांसफर करता है डोनर, रेसिपिएंट को दे देता है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से भी होता है। ये देखिए ये सेगमेंट में टूट जाता है, देन एक सेगमेंट जाके उसमें जाता है, देन उसके बाद वहां पे फॉर्म कर लेता है रेसिपिएंट में। ये आपका हो गया, ये वाला आपका मेथड हो गया, ट्रांसडक्शन वाला हो गया। ये क्या है? ट्रांसडक्शन वाला प्रोसेस है, ट्रांसडक्शन। ये ऊपर वाला ट्रांसफॉर्मेशन था, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, और कंजुगेशन ये वाला है, सॉरी ये वाला कंजुगेशन है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने बताया कि इसकी मीडियम होना चाहिए, मीडियम में, मीडियम के थ्रू, देन उसके बाद वो पेनिट्रेट करके अंदर रेसिपिएंट सेल में चला जाता है। उसके बाद ट्रांसडक्शन था, ये देखिए ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में मैंने बताया कि यहाँ पे फेज सेल होता है, फेज सेल क्या करता है? जेनेटिक मेटेरियल को गेन करके देन उसके बाद रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये भी क्लियर था। ये सी वाला भी आपको क्या मिल जाएगा? ये कंजुगेशन, किस तरीके से पहले यहाँ पे कंजुगेशन होता है, देन उसके बाद एफ फाइलस है ना, डोनर क्या करता है? एफ फाइलस बनाता है, यानी ब्रेक करता है, क्या? जेनेटिक मेटेरियल को ब्रेक करता है, देन उसके बाद ट्रांसफर होता है ना। तो इस तरीके से भी जेनेटिक मेटेरियल का ट्रांसफर या रिकॉम्बिनेशन होता है। अब हम डिस्कवरी की बात करेंगे, भाई ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की डिस्कवरी किसने की, है ना? किसी भी चीज़ की पढ़ते हैं हम तो उसकी किसी न किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की होगी। तो देखिए जोशुआ लेडरबर्ग थे, जोशुआ लेडरबर्ग एंड एडवर्ड टैटम थे 1946 में, अगर इंडिया की आज़ादी की बोले तो एक साल पहले। तो जोशुआ लेडरबर्ग और एडवर्ड टैटम ऑब्टेंड सम म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरियम। उन्होंने कुछ म्यूटेंट स्ट्रेन्स लिए, किसके? बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, पहला हमारा इश्चीरिया कोली, जिनको एक्सपोज किया गया था देम टू एक्सरे एंड अल्ट्रावायलेट इरेडिएशन। ठीक है, तो एक्सरे एंड अल्ट्रावायलेट इरेडिएशन में उन्हें एक्सपोज करा गया था, जो कि म्यूटेंट हो गए, है ना। These mutants fail to grow on the minimal medium। क्या होता है? मिनिमल मीडियम होता है a medium which supplies all the minimal nutrients and except growth factor। तो ठीक है, क्या होता है कि उसमें है ना ग्रोथ फैक्टर जो होता है, ग्रोथ फैक्टर को ऐड नहीं किया जाता मिनिमल मीडियम में, ग्रोथ फैक्टर नहीं होता है, फैक्टर नहीं होता है जिससे कि वो आप मतलब ग्रो कर पाए, बस इतना उसको न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है खाली। ये नहीं होता है। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो भी कौन से होते हैं? मिनिमल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनिमल न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि ताकि जो बैक्टीरिया हो वो सिर्फ जी पाए, है ना, डिवाइड ना कर पाए, ग्रोथ ना कर पाए। बात क्लियर है? तो इश्चीरिया कोली को, इश्चीरिया म्यूटेशन जो था वो फेल हो जाता है मिनिमल ग्रो करने में, एंड विच सप्लाई मिनिमल एक्सेप्ट ग्रोथ फैक्टर, एंड वह लेवल, इसको इस टाइप के म्यूटेंट को क्या कहा गया यहाँ पे? लेवल किया गया ऑक्सोट्रॉप्स। इसको क्या किया गया? ऑक्सोट्रॉप्स कहा गया। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब उसके बाद देखिए इन कॉन्ट्रास्ट द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द मिनिमल मीडियम, और जो ऑर्गेनिज्म क्या था? मिनिमल मीडियम में ग्रो कर जाता है, यानी इसमें ग्रोथ फैक्टर होगा, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या होता है? प्रोटोट्रॉप, जिसमें ग्रोथ फैक्टर होगा, देन वो क्या हो जाएगा? ग्रो कर जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोटोट्रॉप्स कहलाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट जो था लीडरबर्ग द्वारा और टैटम द्वारा लीड किया गया, कब? डिस्कवरी ऑफ कंजुगेशन इन बैक्टीरिया एंड डिसिपेटेड, जो कि किसकी डिस्कवरी हुई? कंजुगेशन की हुई बैक्टीरिया में, डिसिपेटेड इन। देखिए क्या है यहाँ पे मीडियम, ये देखिए पूरा का पूरा ये लिखा पड़ा है, ये देखिए ये पूरा पिक्चर बना पड़ा है। ये देखिए यहाँ दो तरह के मिनिमल मीडियम है, हाँ, इसमें भी नो ग्रोथ है, इसमें भी नो ग्रोथ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये SR है, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस, और ये वाला जो है आपका फेज सेंसिटिव। क्या है? फेज सेंसिटिव। स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस का यानी मतलब है, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है आपका? स्ट्रेप्टोमाइसिन, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ किसी भी तरह की आपको कंफ्यूजन ना हो। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका क्या होता है? एक एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है। और फेज तो पता ही है आपको, फेज क्या होता है आपका? वायरस होता है। क्या होता है? वायरस, है ना, वायरस होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट कह रहा है, रेजिस्टेंट यानी, रेजिस्टेंट का यानी मतलब उस पे इस एंटीबायोटिक का असर ना पड़ता हो, इस बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक का असर ना पड़ता हो। अब फेज सेंसिटिव का मतलब, सेंसिटिव का मतलब, सेंसिटिव का मतलब यानी उस वायरस का असर पड़ता हो उसके
उसको क्या कहते हैं पेनिट्रेट करके अंदर वो जेनेटिक मैटर को ट्रांसफर कर पाता हो। तो देन देखिए ये क्या है आपका, ये वाला जो मिनिमल मीडियम है ये आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट ऑन फेज सेंसिटिव है, और दूसरा वाला देखें तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव, यानी इस पर स्ट्रेप्टोमाइसिन का असर होगा लेकिन फेज क्या है रेजिस्टेंट होगा, यानी फेज का इस पर असर नहीं मिलेगा देखने को। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो चीजें, एक ग्रोथ फैक्टर ए माइनस बी माइनस है और यहाँ पे सी माइनस डी माइनस है। यहाँ पे अभी अब देखेंगे हम इस तरीके से, यहाँ पे क्या कहते हैं किस तरीके से ये दोनों आपस में रिकम्बाइन होके देन जो कॉलोनीज बनाते हैं, देन ये सारी 1 2 3 4 क्या है ये सारी कॉलोनीज हैं, हाँ ये प्योरिफिकेशन करते हैं मिनिमल मीडियम का, ठीक है। इसी स्ट्रेप्टोमाइसिन मीडियम या फेज मिक्स सिस्टम, ये इन सब के बारे में अभी हम देखेंगे। ये एक्सपेरिमेंट द्वारा किनके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया था, लेडरबर्ग एंड टैटम के द्वारा सजेस्ट किया गया था रिकॉम्बिनेशन इन ई कॉली को, एस्चीरिया कॉली को। तो ये चीज़ है, देखिए क्या है अभी देखिए हम पढ़ के बताते पहले। देखिए क्या है, दे चूज वन पेरेंटल स्ट्रेन, उन्होंने पहले एक पेरेंटल स्ट्रेन को चूज करा जिसमें क्या है ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी प्लस, ए माइनस सी माइनस डी सी प्लस डी प्लस एंड एस आर और पी एस, है ना। तो ए माइनस दैट एक्वायर्स फैक्टर ए एंड बी फॉर ग्रोथ, जो ए और बी जो है क्या है ग्रोथ के लिए फैक्टर एक्वायर करता है। बात क्लियर है यहाँ पे, ए और बी जो है ग्रोथ के लिए फैक्टर, यानी ए माइनस बी माइनस जो है आपका वो ग्रोथ फैक्टर है, ये आपका जो है ए माइनस बी माइनस क्या है ग्रोथ फैक्टर है, याद रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना, ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। और जो आपका ये एस आर मैंने बता दिया, एस आर और पी एस मैंने बता दिया, पी एस है ना, ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट है ना, रेजिस्टेंट ये बता दिया मैंने। और ये क्या है फेज सेंसिटिव, सेंसिटिव, ठीक है सेंसिटिव, ठीक है। तो इतना बस समझ लीजिए आप क्या है। तो देखिए क्या है, तो ये सेंसिटिव टू वायरस होता है, ये जो स्ट्रेन होता है ये जो ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी प्लस जो है ये क्या होता है, ये स्ट्रेन जो होता है रेजिस्टेंट होता है किसके, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट होता है, सेंसिटिव होता है किसके, फेज के सेंसिटिव होता है। तो एंड अनदर पेरेंटल स्ट्रेन, एक और पेरेंटल स्ट्रेन था जो कि था आपका ए प्लस बी प्लस एंड सी माइनस डी माइनस, और ये क्या है एस एस एंड पी आर, यानी ए प्लस बी प्लस और सी माइनस डी माइनस क्या है इसमें ग्रोथ फैक्टर क्या है, सी माइनस डी माइनस आपका ग्रोथ फैक्टर है। एंड जो आपका एस एस है ये एस एस यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव, एंड पी आर का मतलब आपका फेज रेजिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है रिक्वायर्ड ग्रोथ, इसमें कौन रिक्वायर्ड करता है, इस पेरेंटल स्ट्रेन में ग्रोथ कौन रिक्वायर्ड करता है, तो सी और डी जो है आपका ग्रोथ को रिक्वायर्ड करता है, वाइल बीइंग सेंसिटिव टू स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड रेजिस्टेंट टू फेज। अगर हम बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन की, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होती है इसमें सेंसिटिव होता है ना। इस मिनिमल मीडियम में जो आपका स्ट्रेन है वो क्या होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट होता है, सेंसिटिव होता है। एंड देन जो फेज होता है आपका फेज फेज वो आपका क्या होता है रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। बोथ द स्ट्रेन्स वर अनेबल टू ग्रो एंड मिनिमल मीडियम विदाउट एनी फैक्टर, ठीक है। दोनों ही स्ट्रेन जो होते हैं आपके अनेबल होते हैं क्या मिनिमल मीडिया में, किसी भी मिनिमल मीडिया में ग्रो करने के लिए या क्योंकि उसमें है ना किसी प्रकार का ग्रोथ फैक्टर नहीं होता। तो देखिए क्या होता है इसके बाद, ग्रोथ फैक्टर होगा तो वो डिवाइड कर जाएगा ना। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी जीन्स का कंबाइन होना, नॉट अ रिप्रोडक्शन बट जस्ट लाइक अ कंबाइनिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो उसी के बारे में अभी यहाँ पे क्या चल रहा था, एक तरीके से एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो अभी तक खोज नहीं हुई। देखिए क्या है फिर इंटरेस्टिंगली when both the strains were mixed then spread on the same minimal medium। देखिए क्या किया गया, जब दोनों स्ट्रेन्स को क्या करा गया आपस में मिक्स कर दिया गया, कौन सा जो आपका ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी प्लस एस आर पी एस वाला था, और ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी माइनस एस एस और पी आर वाला जो आपका दो स्ट्रेन था उन दोनों को आपस में मिला दिया गया। तो कॉलोनीज जो अपेयर हुआ देखिए दे ग्रू इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी ग्रोथ फैक्टर ए बी सी डी। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ वाज इट पॉसिबल, देखिए क्या है कि वो जो ग्रो हुआ जो मतलब इसमें अब मतलब बिना किसी एनी ग्रोथ फैक्टर के, तो उसमें क्या है ए बी सी डी जो है बिना ए बी सी डी के ग्रो हुआ। तो देखिए क्या हाउ वाज इट पॉसिबल, मतलब किस कैसे ये पॉसिबल हो सकता है।
तो यही देखिए क्या हुआ, इट कुड बी ओनली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया विच मस्ट बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस। ठीक है, क्या होते हैं ए प्लस सी प्लस डी प्लस। तो ये क्या है, इन्हीं के कारण जो है ये जो डेवलपमेंट है रिकॉम्बिनेशन जो हुआ बैक्टीरिया का, वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के ही कारण हो पाया। व्हेन दीज रिकॉम्बिनेंट्स वर टेस्टेड फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड फेज रेजिस्टेंट, जब इनको टेस्ट किया गया कि जो नए वाले जो हमारे पास अभी जो कॉलोनीज अपेयर हुए है ना, तो वो क्या है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन या फेज रेजिस्टेंस है कि नहीं, तो हमने क्या देखा, दे ऑल्सो एक्सिबिटेड अपीयरेंस ऑफ न्यू मार्कर्स कॉम्बिनेशन। हमने देखा कि वो इसमें क्या न्यू मार्कर्स कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला कि नन ऑफ द पेरेंट्स वर डबल सेंसिटिव डबल रेजिस्टेंस ऑफ टू स्ट्रेप्टोमाइसिन और फेज। मतलब कोई भी ऐसा पेरेंट्स हमें ये नहीं देखने को मिला कि कोई डबल सेंसिटिव हो, यानी डबल सेंसिटिव का मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव भी और फेज सेंसिटिव भी, या फिर डबल रेजिस्टेंस हो यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट या फेज रेजिस्टेंट, है ना, दोनों साथ साथ ऐसा देखने को हमें मिला नहीं। बट व्हेन अ प्लेट वाज ऑब्जर्व्ड इट शो दैट, जब प्लेट को ऑब्जर्व किया गया, हाँ, कॉलोनीज देखी गई, जो इसमें से 3 और 4 कॉलोनीज थी वो क्या थे, डबल रेजिस्टेंट थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 4 कॉलोनीज जो थी, 3 और 4 कॉलोनीज थी, ये क्या थी, 3 और 4 कॉलोनीज डबल रेजिस्टेंट थी। क्या थी, डबल रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंट, ठीक है, डबल रेजिस्टेंट थी। तो देखिए क्या है, डबल रेजिस्टेंट थी। अगर हम और किसकी, SRPR है ना, क्या था, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट एंड फेज रेजिस्टेंट। ठीक है, अगर हम 6, 7 और 8 की बात करें, 6, 7, 8 की बात करें, तो वो भी डबल सेंसिटिव निकला। कौन सा, ये डबल रेजिस्टेंट था और इसमें डबल सेंसिटिव मिल गया, है ना। तो ये कौन कौन सी कॉलोनी थी, 6, 7 और 8, है ना। 6, 7, 8 जो थी डबल, क्या थी, डबल सेंसिटिव। बात याद रखिएगा बिल्कुल एकदम ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको बिल्कुल भी भूलिएगा मत। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ कंजुगेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ कंजुगेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए क्या है मैकेनिज्म ऑफ कंजुगेशन। द इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ लेडबर्ग, जो इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट चल रहा था लेडबर्ग द्वारा, हाइस द्वारा एंड वॉलमैन द्वारा, जो लीड किया जा रहा था टू आवर अंडरस्टैंडिंग टू द ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ सच रिकॉम्बिनेशन इन ई कॉली स्ट्रेन्स। ठीक है, जो ये लीड किया जा रहा था अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए मैकेनिज्म, किस तरीके से मैकेनिज्म होता है ये रिकॉम्बिनेशन होना, ई कॉली के स्ट्रेंथ्स में आपस में कंबाइन होना, तो इसके बारे में वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो देखिए क्या है, दे conclusively proved the transformation was not involved but the physical contact between the two different kind of strains are involved। तो यानी उन्होंने देखा कि भाई किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था। इस तरीके से क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल निकला और इस तरीके से, और इसमें क्या कहते हैं घुस रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन कई तरीके से होता है, मैंने बता दिया आपको, ट्रांसफॉर्मेशन आपका फेज द्वारा भी होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ किसी तरह का, लेकिन क्या हुआ, क्या देखने को मिला, फिजिकल कांटेक्ट द्वारा, उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं था, बट द फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू काइंड्स ऑफ स्ट्रेन्स वाज इन्वॉल्व। लेकिन उनमें फिजिकल कांटेक्ट हो रहा था, फिजिकल कांटेक्ट हमें देखने को मिला। ड्यूरिंग कंजुगेशन टू बैक्टीरियल सेल्स become together and the donor cell directly transfer plasmid DNA to the recipient cell। अगर हम बात करें ड्यूरिंग कंजुगेशन टू बैक्टीरियल सेल्स की बात करें, तो जब वो कम टुगेदर यानी जब वो पास आते हैं तो डोनर सेल क्या करता है, डायरेक्टली ट्रांसफर करता है प्लाज्मिड डीएनए, है प्लाज्मिड डीएनए को क्या करता है, डायरेक्टली ट्रांसफर करता है डोनर सेल रेसिपिएंट को। ठीक है, तो देयर वाज हॉरिजॉन्टल जीन। क्या होते हैं वो, हॉरिजॉन्टल जीन होते हैं, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, है ना, वर्टिकल नहीं, वर्टिकल ही नहीं होता कभी भी, याद रखिएगा। जब भी कभी आपको कंजुगेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टली मिलेगा। इस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टली होगा, हॉरिजॉन्टली जीन ट्रांसफर बिटवीन द सेल वेरियस बैक्टीरियल जेनरा। ठीक है, तो ये क्या होगा, देयर वाज हॉरिजॉन्टल जीन जो है वो आपको बैक्टीरिया के किसी भी जेनरा में देखिए तो आपको हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर आपको देखने को मिल जाएगा। द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कुड बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंड सेंसिटिव स्पीसीज। ठीक है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर क्या करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को और सेंसिटिव स्पीसीज को ट्रांसफर करता है। बात आ गया समझ में।
क्या कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया होती है आपकी, बैक्टीरिया होता है वो किनके उसमें ट्रांसफर कैसे होता है, कंजुगेशन कैसे होता है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाले बैक्टीरिया में ही आपको देखने को मिलेगा, या फिर सेंसिटिव स्पीसीज में आपको देखने को मिलेगा। इट वाज demonstrated in gram negative like E. coli strain the DNA cell require an F factor। अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव की तो स्पीसीज लाइक यानी ई कॉली स्ट्रेन हो तो डोनर क्या रिक्वायर करता है, डोनर रिक्वायर करता है एक एफ फैक्टर। एफ फैक्टर क्या होता है, ए ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड हैविंग 100 जीन, एक ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड हो जिसके पास क्या हो 100 जीन कैरी करा, प्लाज्मिड है ये और इसके अंदर क्या है 100 जीन्स हैं, ठीक है, जीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये क्या है, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर कितने होने चाहिए 100 जीन हो, ट्रांसमिसिबल जीन हो। तो देखिए क्या है, द एफ फैक्टर इज नोन टू बी स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। क्या है जो एफ फैक्टर क्या जाना जाता है कि जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है इक्वल इन साइज टू द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज। और किसके बराबर होता है, जो बैक्टीरियोफेज में आपको मिल जाएगा डीएनए, बैक्टीरियोफेज में आपको जो डीएनए मिल जाएगा और जो आपका बैक्टीरिया में किसी बैक्टीरिया में आपका इस तरीके से प्लाज्मिड मिल जाएगा, देन उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, साइज होगा जेनेटिक्स का इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, विच इक्वल इन साइज डीएनए बैक्टीरिया विच इज इंडिपेंडेंट एंड लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म। वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इस तरह के जेनेटिक मेटल इंडिपेंडेंट होते हैं और फ्री लाई करते हैं साइटोप्लाज्म में। ये जो साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरिया सेल का, उसमें क्या करते हैं, फ्री लाई करते हैं, फ्लो करते रहते हैं। एंड देन देखिए क्या है, ड्यूरिंग सेल टू सेल कांटेक्ट, जब उनमें क्या होता है सेल टू सेल कांटेक्ट होता है, इस तरीके से सेल टू सेल कांटेक्ट होता है, सेल टू सेल कांटेक्ट होता है, इस तरीके से कांटेक्ट होता है। तो देखिए क्या होता है, कंटेनिंग सेल टू सेल कांटेक्ट होता है, तो कंटेनिंग डोनर सेल इज नोन एज F+ and produces a conjugation pilus that makes contact the recipient F- cell। जो ये क्या होता है, ये वाला जो डोनर होता है वो आपका F+ कहलाता है, F+ या मेल भी कह सकते हैं यहाँ पे, और ये F-, ठीक है, रेसिपेंट होता है या फीमेल भी कह सकते हैं, ये रेसिपेंट होता है, ये डोनर हो गया, डोनर और ये रेसिपेंट, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब कांटेक्ट बनाते हैं तो डज नॉट हैव अ F फैक्टर, है ना, तो उनके पास F फैक्टर नहीं होता। द पाइलस शॉर्टेंस टू ब्रिंग द टू सेल्स क्लोजर, द क्या होता है, पाइलस क्या करता है, शॉर्टेन होने लगता है एंड देन दो सेल्स को क्लोजर लाता है, क्लोजर लाने के बाद देन ए कंजुगेशन ब्रिज कनेक्ट्स। ये देखिए ये जो आपका है ना, ये वाला जो एरिया है ये आपका कहलाता है कंजुगेशन ब्रिज। क्या कहलाता है, कंजुगेशन ब्रिज, कंजुगेशन ब्रिज, BRIDGE, ये कंजुगेशन ब्रिज है, ठीक है। इसी के थ्रू क्या होता है, आपका जेनेटिक्स ट्रांसफर होता है, कंजुगेशन ब्रिज। तो बोथ द सेल्स टुगेदर, ठीक है, तो उनमें क्या हो जाता है, आपस में सेल्स क्या होते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं एक कंजुगेशन ब्रिज के थ्रू। देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज, फॉर्मेशन हो जाता है जब ब्रिज का, तो एफ फैक्टर जो F+ फैक्टर होता है वो डीएनए रेप्लिकेट करता है, पासिस थ्रू द ब्रिज, वो क्या करता है डीएनए को ब्रिज के थ्रू पास करता है, किसमें, रेसिपिएंट सेल में पास करता है, यहाँ से ऐसे करके जेनेटिक मेटेरियल जो है इस तरीके से रिलीज होता है एंड देन इधर पास करता है, ठीक है। तो देखिए एज सुन एज द एचजीटी यानी हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टली, अभी मैंने बताया कि जो ब्रिज भी फॉर्म होगा ना वो हॉरिजॉन्टली फॉर्म होगा, क्या होगा, हॉरिजॉन्टली ही फाउंड होगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो गाइज ये जो रिकॉम्बिनेशन ब्रिज जो बन जाता है आपका, कंजुगेशन ब्रिज बन जाता है, तो इसके थ्रू क्या होता है, आपका सेल क्या करता है, आपका जो डीएनए होता है उसको ट्रांसफर करता है, तो ये वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली होता है, जीन क्या होता है, हॉरिजॉन्टली आपका ट्रांसफर होता है। अकोर अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड टू प्लेस द ट्रांसफर डीएनए स्ट्रैंड टू रेसिपिएंट सेल फॉर्म्ड इन द डोनर। तो क्या होता है, वो स्ट्रैंड जो होता है वो रिप्लेस करता है किसे, जो ट्रांसफर डीएनए स्ट्रैंड होता है रेसिपिएंट सेल में, वहां पे जाके वो डोनर को रिप्लेस कर देगी। सच न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन, जो ये न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन होता है इस थ्रू डीएनए सिंथेसिस के थ्रू न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन होता है। आफ्टर द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड डीएनए टू द रेसिपिएंट सेल द टू सेल सेपरेट।
ठीक है। जब देखिए क्या हो जाता है कि जब प्लाज्मिड सेल क्या होता है यहाँ पे ट्रांसफर करता है, देन उसके बाद क्या होता है, जब वो पूरी तरह से ट्रांसफर प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो गाइज आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो कंजुगेशन ब्रिज है, जो इनमें कंजुगेशन ब्रिज होता है, इस तरीके से ब्रिज होता है कंजुगेशन ब्रिज, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, एंड देन फिर से वो एक अलग अलग सेल की तरह रिएक्ट करने लगेंगे। ये डोनर था, ये रेसिपिएंट था, ये डोनर था, ये रेसिपिएंट था। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई एफ फैक्टर यानी। देखिए और क्या है, नाउ इन द रेसिपिएंट सेल द न्यू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस। अब क्या होता है कि जो रेसिपिएंट सेल होता है, जो न्यू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो है, वो एक तरीके से टेम्पलेट होता है क्या, सिंथेसिस करने के लिए ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, यानी एक तरीके से क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है। देन उसके बाद क्या होता है, विच फॉर्म्स द एफ फैक्टर, वो क्या होता है, एफ फैक्टर बनाता है। एफ फैक्टर यानी फर्टिलिटी फैक्टर, है ना। एंड दिस रेसिपिएंट इटसेल्फ सेल इटसेल्फ बिकम्स डोनर सेल। ठीक है, तो ये जो रेसिपिएंट सेल होता है, क्या लिखा, नाउ द रेसिपिएंट सेल न्यू सिंगल स्ट्रैंड इज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड विच फॉर्म द एफ फैक्टर एंड दिस रेसिपिएंट सेल इटसेल्फ बिकम्स डोनर सेल। हाँ, तो फिर वो देखिए किस तरीके से रेसिपिएंट सेल क्या है, डोनर सेल बन जाता है। देन उसके बाद एफ प्लस इट रेडी टू कंजुगेट विद द एफ माइनस रेसिपिएंट सेल। ठीक है, तो यानी जब उसके पास जब जेनेटिक मटेरियल आ जाता है तो क्या बन जाता है, आपका डोनर ही तो बन जाता है। देन वो आपस में फिर से वो क्या होगा, जब उसके पास जब वो प्लाज्मिड आ जाएगा तो देन वो क्या होगा, वो जाके किसी और को भी इस तरीके से ट्रांसफर करेगा, है ना। तो ये प्रोसेस आपको पूरा का पूरा दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ देखिए, ट्रांसफर ऑफ एफ फैक्टर डज नॉट इन्वॉल्व बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जो ट्रांसफर ऑफ एफ फैक्टर होता है, एफ फैक्टर यानी फर्टिलिटी फैक्टर होता है, फर्टिलिटी फैक्टर कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता किसमें, बैक्टीरियल क्रोमोसोम में। आगे बात समझ में, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड का ही ट्रांसफर होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम का ट्रांसफर नहीं होता है। यहां देख सकते हैं आप इस तरीके से, ये रहा आपका फर्टिलिटी फैक्टर, है ना, एफ फैक्टर है, एफ फैक्टर है। और देन उसके बाद इस तरीके से कंजुगेट ब्रिज बनता है, कंजुगेशन ब्रिज बनता है। देन उसके बाद ये रेप्लिकेशन ऑफ एफ फैक्टर होता है, यहाँ पे रेप्लिकेट करता है एफ फैक्टर यानी फर्टिलिटी फैक्टर रेप्लिकेट करता है, इसमें से एक स्ट्रैंड होके निकल के यहाँ पे बनाया, मैंने बताया था ना आपको, रेप्लिकेटिंग फॉर्क के बारे में बताया था। तो यहाँ पे जो इस वाले पोर्शन है उसको हम रेप्लिकेटिंग फॉर्क भी कहते हैं, रेप्लिकेटिंग फॉर्क भी कहते हैं ना, रेप्लिकेटिंग फॉर्क भी कहते हैं, रेप्लिकेटिंग फॉर्म। तो देखिए क्या है, ये जाके अलग हो जाता है एंड देन उसके बाद ये क्या होता है, इस जगह पे पहुंच के एंड देन ये भी सर्कुलर शेप ले लेता है, ये भी सर्कुलर शेप ले लेता है। तो क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे ये जो ब्रिज है एक दूसरे, ये क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करा देता है एंड देन वो क्या होता है, एक तरीके से टेम्पलेट की तरह जाता है, लेकिन बाद में वो डबल स्ट्रैंड खुद को बना लेता है। अभी ये देखिए क्या है, जब एक बार जब प्रोसेस पूरा हो जाता है कंजुगेशन का, है एफ प्लस का एफ माइनस में चला जाना, देन उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, जो कंजुगेशन ब्रिज हो जाता है वो क्या हो जाता है, वापस से वो टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है एंड देन उसके बाद सेपरेट ये दोनों सेल तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बैक्टीरियल कंजुगेशन बिटवीन एफ प्लस एंड एफ माइनस बैक्टीरिया रिजल्टिंग इन कन्वर्जन ऑफ एफ माइनस टू एफ प्लस। ठीक है, तो ये हमने देखा, कन्वर्जन देखा, जाना इन चीजों के बारे में। अगर हम बात करें whenever a single cell of F plus type present in a population of F नेगेटिव सेल, अगर मैं बात करूँ F प्लस जो मेल सेल था, आपका मेल सेल था, वो एक तरीके से पूरे एक फीमेल सेल यानी F माइनस सेल पॉपुलेशन में चला जाए तो क्या होगा, विद इन अ फ्यू आवर, कुछ ही मैटर, मतलब विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर, कुछ ही घंटों में क्या देखने को मिलेगा, F माइनस आर सारे कन्वर्ट हो जाएंगे F प्लस सेल में, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे ना F माइनस को F प्लस में चेंज कर दिया ना, तो इसी तरीके से क्या होगा, F माइनस क्या हो जाएगा, कुछ ही घंटों में देखने को मिलेगा कि F माइनस सेल जो है आपके F प्लस सेल में कन्वर्ट हो गए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल कंजुगेशन, ये जो प्रोसेस होता है बैक्टीरियल कंजुगेशन का, उसमें आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन ट्यूब बिटवीन द F प्लस एंड द F माइनस सेल, जब वो जो क्या कहते हैं ट्यूब बनता है, कंजुगेशन ट्यूब बनता है या ब्रिज गए, तो वो फॉर्मेशन होता है F प्लस एंड F माइनस सेल में कब होता है, जब क्या होता है, प्लाज्मिड डीएनए जो होता है मूव्स कर रहा होता है F माइनस कन्वर्टिंग टू F प्लस, है ना, F माइनस को कन्वर्ट करने के लिए F प्लस में, है ना, क्योंकि जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो F माइनस में चला जाता है और F माइनस क्या हो जाता है आपका, कन्वर्ट हो जाता है F प्लस में। एट द एंड ऑफ कंजुगेशन, जब एंड हो जाता है कंजुगेशन का, तो एवरी रेसिपिएंट सेल बिकम्स अ F प्लस सेल, देयरबाय शोइंग द ट्रांसफर ऑफ F फैक्टर थ्रू द कंजुगेशन ऑफ ट्यूब ड्यूरिंग इट्स मैटिंग। तो मैंने आपको बता दिया था कि जब एंड होता है कंजुगेशन का तो एवरी रेसिपिएंट सेल क्या हो जाता है, F प्लस हो जाता है, यानी F नेगेटिव वाला जो होता है आपका, F नेगेटिव या फीमेल सेल कह सकते हैं, वो क्या हो जाता है, F पॉजिटिव बन जाता है एंड देन वो शो क्या करने लगता है,
वो भी एफ फैक्टर शो करने लगता है। एफ फैक्टर यानी फर्टिलिटी फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर शो करने लगता है। ठीक है गाइस, किसी भी तरह की आपको परेशानी हो तो कमेंट में करके बताइएगा, हम उसे आपको क्लियर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, लेकिन क्लियर जरूर करेंगे क्योंकि हम बिल्कुल डिटेल में जा रहे हैं। तो एफ फैक्टर को क्लियर करता है देन। और ये ट्यूब बनता कब है? कंजुगेशन ट्यूब बनता है तो जब जब सेल मैट करेगा, मैटिंग यानी मिलेंगे ये सेल आपस में, जब मिलने वाले होंगे एफ प्लस और एफ माइनस, एफ प्लस और एफ माइनस जब मिलने वाले होंगे तभी यहाँ पे क्या बनेगा? कंजुगेशन ट्यूब बनेगा। तो गाइज याद रखिएगा इस बात को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिस्क्राइब करने आ गया पेपर में तो आप इसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन के बारे में चलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, HFR स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, द एफ प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड है ना, कैन एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स, दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए क्या है, इट आइदर लाइज फ्री इन द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म, एक तो होता है कि आपका साइटोप्लाज्म में फ्री लाई करता है ना, और दूसरा क्या है, और कैन बी इंटीग्रेटेड विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। तो दूसरा क्या होता है, एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के साथ इंटीग्रेटेड होता है, इस तरीके से बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है उसके साथ क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है। और दूसरा क्या होता है, इस तरीके से लाई करता है, एक तरीके से ये प्लाज्मिड क्रोमोसोम हो गया, प्लाज्मिड हो गया ये, सॉरी प्लाज्मिड, एंड ये दूसरा वाला क्या हो जाता था, क्रोमोसोम हो जाता था, ये क्रोमोसोम हो जाता था। ठीक है, क्रोमोसोम्स हो जाता था। तो इस तरीके से होता है, एक तो होता है कि साइटोप्लाज्म लाई करता है और एक होता है इंटीग्रेटेड होता है, किसके साथ, क्रोमोसोम्स के साथ इंटीग्रेटेड होता है। ये याद रखिएगा, यू विल एप्रिसिएट दैट व्हेन इट इंसर्टेड विद क्रोमोसोम, जब वो क्या होता है, इंसर्टेड होता है किसमें, मतलब हाँ क्या होता है, क्रोमोसोम्स के साथ इंसर्ट होता है। तो देखिए क्या है, द एफ प्लस मेल बिकम्स अ HFR मेल, यानी हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। उनमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, कहने का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन HFR स्ट्रेन कहलाता है। जब क्या होता है कि क्रोमोसोम्स में इंसर्टेड होता है, क्या आपका प्लाज्मिड इंसर्टेड होता है, तो जो F प्लस मेल होता है वो क्या कहला जाता है, HFR हो जाता है। HFR का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। इस टाइप के स्ट्रेन को क्या कहते हैं, HFR स्ट्रेन कहते हैं, या हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन भी कहते हैं हम। तो HFR क्या होता है, HFR सेल कैन कंजुगेट जस्ट लाइक अ F प्लस सेल। तो देखिए HFR कोई अलग नहीं होता, देन वो भी F प्लस सेल की ही तरह कंजुगेट करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वंस द सेल आर कनेक्टेड, जब एक बार सेल कनेक्ट हो जाता है, द रेप्लिकेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड DNA स्टार्ट्स टू पास थ्रू द कंजुगेशन ब्रिज इनटू द सेल रेसिपिएंट। अगर हम बात करें जब एक बार सेल कनेक्ट हो जाता है, जो रेप्लिकेटेड सिंगल स्ट्रैंड DNA होता है वो जो पास होना स्टार्ट होता है, एक सेल से दूसरी सेल में पास होना स्टार्ट होता है, किसके थ्रू, कंजुगेशन ब्रिज के थ्रू, किसमें, तो रेसिपिएंट सेल में ये D हो गया, ये R हो गया, ये डोनर हो गया, ये रेसिपिएंट हो गया। हाँ, तो रेसिपिएंट सेल में पास हो रहा होता है। तो देखिए क्या होता है, रेयरली द होल क्रोमोसोम्स एंटर द रेसिपिएंट सेल। तो ध्यान रखिए कि हमारा क्या हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में कभी भी क्रोमोसोम पार्टिसिपेट नहीं करता। तो देखिए क्या होता है कि कभी भी वो कंप्लीट क्रोमोसोम क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा ना। The transferred DNA replaces a similar piece of recipient chromosome। जो transferred DNA क्या होगा, transferred DNA होगा, वो क्या करेगा, similar piece of recipient chromosomes को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, and the recipient cell is known as the recombinant F minus। और जो रेसिपिएंट सेल होगा वो क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट F माइनस होगा सेल, बिकॉज होल F फैक्टर डिड नॉट क्रॉस इन द रेसिपिएंट सेल। तो मैंने बता दिया, जो पूरा जो F फैक्टर होता है वो पूरी तरीके से क्या कहते हैं, रेसिपिएंट में नहीं जा पाता है। तो ये क्या होता है, द पार्शियल डायप्लॉइड कहला जाता है। क्या है, द पार्शियल डायप्लॉइड रिजल्ट ऑफ DNA ट्रांसफर इज कॉल्ड मीरोजाइगोट। इसके बारे में हमने शुरू में ही पढ़ा था। जो पार्शियल डायप्लॉइड होता है यानी पूरी तरीके से क्या होता है, आपका क्रोमोसोम ट्रांसफर नहीं हो पाता है, हाफ पार्शियली हो पाता है, तो देन क्या होता है, ये क्या होता है, आपका मीरोजाइगोट कहलाता है। DNA जो होता है आपका पार्शियली डायप्लॉइड मतलब होता है, तो देन क्या होता है, मीरोजाइगोट कहलाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिक्चर भी बना पड़ा है, HFR हाई फर्टिलिटी मेल, और यहाँ पे F माइनस फीमेल है। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, यहाँ F फैक्टर इंटीग्रेटेड विद, F फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटेड है, किससे इंटीग्रेटेड है, तो बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद क्या होता है, जब F फीमेल के साथ क्लोज आता है तो देन उसके बाद मैटिंग होती है। मैटिंग में क्या होता है कि देखिए इस तरीके से जो ब्रेक होता है, क्या होता है, इंटीग्रेटेड DNA फॉर रेप्लिकेशन। ये है ना, ब्रेक होने के बाद जो इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेट ब्रेक होता है। देन उसके बाद यहाँ पे कंजुगेशन ट्यूब फॉर्म होता है, कंजुगेशन ट्यूब फॉर्म होता है। देन उसके बाद देखिए इसमें से क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ DNA रेप्लिकेट करके यहाँ से निकलती है
और पूरा पूरा नहीं होता। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए मैं बता रहा हूँ, माइग्रेशन ऑफ पोर्शन ऑफ ए डाउटर क्रोमोसोम इनटू फीमेल सेल, माइग्रेशन जो होता है डाउटर क्रोमोसोम से फीमेल सेल में ट्रांसफर हो रहा होता है। तो देखिए इस तरीके से होता है, और ये आधे में ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ताकि पूरा ना हो पाए। देखिए फिर क्या होता है, साइनेप्सिस होमोलॉगस पोर्शन, ये देखिए इस तरीके से होता है। देन ये रिकॉम्बिनेंट जीन कहला रहा है, ये देखिए रिकॉम्बिनेंट एफ, डिग्रेडेड डीएनए, इसे हम डिग्रेड डीएनए कहते हैं। यहाँ देखिए बैक्टीरियल कंजुगेशन, कन्वर्जन ऑफ एफ प्लस मेल इनटू HFR माइनस हाई फर्टिलिटी मेल में बदलना। ये देखिए, तो एक क्वेश्चन और अराइज होता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन और अराइज होता है, वन क्वेश्चन that would interest you to that why HFR cells do not transfer the fertility factor। जो HFR सेल होता है या हाई फर्टिलिटी सेल होता है, तो रिकॉम्बिनेशन सेल होता है, तो देखिए क्या है, वो ट्रांसफर फर्टिलिटी फैक्टर क्यों नहीं होता है। तो देखिए क्या होता है, देखिए फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफर क्यों नहीं होता उसमें। तो देखिए क्या, इट वाज फाउंड दैट द वेरियस HFR स्ट्रेंथ्स, अगर हमने बहुत सारे HFR स्ट्रेंथ्स को देखा है कि द एफ प्लाज्मिड डीएनए इंटीग्रेट्स इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, है ना, कि आपका जो एफ प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो किसके इंटीग्रेटेड होता है, तो क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेटेड होता है एट डिफरेंट पॉइंट एंड द टाइम ऑफ कंजुगेशन, है, अलग अलग पॉइंट में आपको मिल जाएगा कंजुगेशन के समय, डिफरेंट पॉइंट में क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेटेड होता है। द सर्कुलर बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स ब्रेक अपॉन एट द पॉइंट वेयर द एफ फैक्टर इज इंटीग्रेटेड विथ इट। ये क्या है, द सर्कुलर बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है ना, ओपन टू पॉइंट वेयर द एफ फैक्टर इज इंटीग्रेटेड विथ। कहाँ पे ब्रेक होता है, जहां पे वो एफ फैक्टर इंटीग्रेटेड होता है वहां पे जाके वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे लिखा है इन HFR इंटू एफ माइनस मेटिंग, है ना, HFR यानी हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स, और क्या हो फीमेल हो, है ना, फीमेल रिकॉम्बिनेंट्स हो। तो देखिए क्या होता है, इट इज द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड द जीन्स प्रेजेंट इन इट, है ना। तो ये क्या होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है और इसमें जीन प्रेजेंट होता है, इट विच आर द वंस टू बी द ट्रांसफर्ड फर्स्ट टू द एफ माइनस सेल। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपका जो है एफ माइनस सेल में या बोलो नेगेटिव सेल या फिर फीमेल सेल में ट्रांसफर होता है। द एफ फैक्टर वुड बी लास्ट सेगमेंटेड, जो कि एफ फैक्टर की बात करूं तो एफ फैक्टर जो होता है सबसे लास्ट में होता है, आपका सबसे लास्ट में होता है। और देन क्या होता है, जो कि वो ट्रांसफर होता है। तो देन देखिए क्या है, इन प्रैक्टिस कंजुगेशन प्रोसेस डज नॉट लॉन्ग इनफ टू अलाउ द एंटायर क्रोमोसोम टू एंटर इनटू एफ माइनस सेल। और ये कंजुगेशन प्रोसेस आपका इसमें लंबा नहीं चलता, क्या होता है इसमें कंजुगेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल सकता है, इसलिए वो अलाउ क्या करते हैं, इनफ नॉट लास्ट लॉन्ग enough to allow the entire chromosome to enter into F minus cell। यानी जो entire जो chromosomes होते हैं ना, उसको सेल्स में पूरा पूरा जाने के लिए लंबे समय तक अलाउ नहीं करता। एंड दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द रेसिपिएंट सेल्स नेमली एफ माइनस सेल्स। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं रेसिपिएंट सेल को, वो एफ माइनस सेल क्यों कहलाता है, व्हेन मैटेड विद HFR सेल, है ना, HFR सेल के साथ मिलने के बाद भी डू नॉट एक्वायर द फर्टिलिटी फैक्टर, है, फिर भी वो फर्टिलिटी फैक्टर एक्वायर नहीं करता। फर्टिलिटी फैक्टर आपका क्या है, तो प्लाज्मिड क्रोमोसोम है, क्या है, प्लाज्मिड क्रोमोसोम, याद रखिएगा, प्लाज्मिड है ना। और बीच में ही वो क्या हो जाता है, जो आपका कंजुगेशन वॉल हो ब्रेक हो जाता है, और प्लाज्मिड क्रोमोसोम लास्ट सेगमेंट होता है जो कि आपका इसमें डोनर में ही रह जाता है। ठीक है, तो फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो गाइज हमने ये पढ़ा कंजुगेशन के बारे में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रह रहा है ट्रांसडक्शन। क्या रह रहा है, ट्रांसडक्शन। तो हम सोच रहे हैं कि अगला टॉपिक जो है ट्रांसडक्शन जो है, इसको अगले ही पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गई, छोटे छोटे पार्ट में वीडियो रहता है, तो देन आपको भी थोड़ा सा क्या कहते हैं, बेनिफिट होता है कि आप आराम से पार्ट में देख लेते हो। ठीक है गाइज, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जाके आप लाइक करिएगा, चैनल को जाके सब्सक्राइब करिएगा, और देन बेल आइकन बटन भी आप जाके दबा दिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशन मिलते रहे। और क्या कहते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हमारी पहुंच बहुत दूर तक हो, ताकि सभी को ज्ञान का जो अभाव है, जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं डे टू डे लाइफ में, वो वीडियो के माध्यम से, वीडियो के मीडियम से हमारी वीडियोस को एक्वायर कर सकें, देख सकें, समझ रहे होंगे आप। और देन आपको इसमें किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होता है, या किसी प्रकार का आपको मुझसे हेल्प चाहिए, या फिर किसी प्रकार का आपका डाउट है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके सभी डाउट का रिप्लाई करूँ।
थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।